हेलो चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का इस शिक्षा सोपान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो प्री बीएसटीसी और अदर कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो प्री डीएलएड की एग्जाम है बीएसटीसी की प्रवेश परीक्षा जो है वो अब आने वाली है और 20 मई को आपकी एग्जाम है। और उसमें आपका जो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आपके लिए एक रैंक बूस्टर का काम करता है, आपके नंबर को इंक्रीज करने में सहायता करता है यदि आप उसको अच्छे से समझें। यदि आप इंग्लिश के पेपर पैटर्न को यदि आप अच्छे से समझते हैं कि आपकी एग्जाम में इंग्लिश के प्रश्न आते किस तरीके से हैं, कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, किस लेवल के प्रश्न आते हैं, यदि आप इस बात को अच्छे से समझ जाते हो तो आप जो है उसमें इंग्लिश में 20 में से 20 क्वेश्चन जो हैं आप उनको सही कर सकते हो। बट आपको उसके लिए क्या एक प्रॉपर मेंटोर की जरूरत है, एक प्रॉपर गाइडेंस की आपको जरूरत है। तो आज इसी को लेकर के आज हम आपके लिए इंग्लिश की एक स्पेशल क्लास लेके आए हैं जो कि एमसीक्यू की होने वाली है, जिसमें पहला मॉडल पेपर हमने आपके लिए आज तैयार किया है जो कि आपके लिए अंतिम प्रहार होने वाला है। आपकी एग्जाम तक हम आपके लिए ऐसे लगातार क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको जो क्वेश्चंस का एनालिसिस हो जाएगा कि पेपर में कि डिटरमिनर से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कि वोकैब से हमारे ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, कि ग्रामर वाले पोर्शन से ज्यादा आ रहे हैं। तो ये कंप्लीट मॉडल पेपर जो है ये आपके लिए बनाया गया है और आज ये आपकी पहला मॉडल पेपर है। इसका मतलब है यानी मॉडल पेपर की आज आपकी पहली क्लास है। तो इस क्लास को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, बिल्कुल भी मिस ना करें और इसको अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में जो भी आप प्री बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए आप इसे शेयर कर दें तो हो सकता है उनके लिए भी ये ज्यादा यूजफुल रहे और आपके लिए भी यूजफुल रहे। ठीक है, तो आपको जैसा पता है कि आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एमसीक्यू मतलब यानी पेपर पैटर्न, यानी एग्जाम में इंग्लिश के जो 20 प्रश्न हैं वो किस तरीके के आते हैं, किस लेवल के आते हैं, इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। ठीक है, तो बिल्कुल पेन और कॉपी लेकर के आप बैठ जाइए और बिल्कुल आपको विद कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। तो बिना देरी किए हुए, बिना आपका ज्यादा टाइम लिए हुए डायरेक्ट हमारे सीधे क्लास की ओर चलते हैं। चलिए देखना, देखना आपको पता है कि आपके प्री बीएसटीसी की जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है उसमें 20 प्रश्न आपके आने वाले हैं। इतना तो मेरे हिसाब से मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि 20 क्वेश्चन हमारे जो हैं वो आपके इंग्लिश के आने वाले हैं और अच्छा खासा वेटेज है, यानी 60 नंबर जो हैं वो हमारे यहाँ से बनते हैं। एक प्रश्न हमारे 3 नंबर का है। उसमें जो पहला जो हमारा प्रश्न है यानी कि कॉम्प्रीहेंशन का आता है। किसका आता है? कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब होता है? जैसे हमने बोर्ड की एग्जाम दी थी, उनमें पैसेज आए थे और नीचे कुछ हमको लाइंस दे दी गई थी और उनके नीचे क्वेश्चन दे दिए गए थे। उन क्वेश्चंस को हमको क्या सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन को हमको सर्च करना होता है पैसेज में से। ठीक है, तो इसी तरह से आपके लगभग 3 प्रश्न, मतलब एक पैसेज दे दिया जाएगा आपको, उसके नीचे 3 प्रश्न यानी 51, 52 और 53। ठीक है, हो सकता है वहां पे सीरीज चेंज हो जाए, बट आपको याद रखना कि एक जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमको वहां पे आने वाला है। ठीक है, और 3 प्रश्न उसको में से हमको पूछे जाएंगे। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है इसको, पैसेज को, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यानी पहला जो प्रश्न है वो हमारा क्या है? पैसेज का है। ये हमको कुछ लाइन दे दी गई और हमको 51वां प्रश्न, 52वां प्रश्न और 53वां प्रश्न। देखो प्रश्न को पहले हम पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 151, 52, 53। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि 3 जो प्रश्न हैं यानी 51, 52, 53, ये तीनों जो क्वेश्चन है मुझे सॉल्व करने मेरे बेटा किसमें से? पैसेज में से। बताइए, यहाँ तक आपको बात क्लियर है? पैसेज आएगा। अब आपको डरना नहीं है कि पैसेज हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं, पहले भी हम कई बार सॉल्व कर चुके हैं, बट आपको यहाँ क्या करना है? पैसेज में उलझना नहीं है। पैसेज को पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार पहले आप सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे और उसमें कीवर्ड देख लेंगे कि यार प्रश्न में कौन सा कीवर्ड है और उस कीवर्ड को आप पैसेज में सर्च करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन का एनालिसिस हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछा कहां से जगह है और कहां मुझे इसका आंसर मिलेगा।
आप कहो कि मैं ट्रांसलेट तो मुझसे हो ही नहीं रहा इसका, अगर ट्रांसलेशन आपसे टूटा फूटा बैठ जाता है तो ठीक है, बट आपको इंग्लिश में ही थोड़ा सेंस लगा के चलना है। आपको कीवर्ड्स देखने हैं। पहली बात तो आपने प्रश्न पढ़ा, उस प्रश्न में आपको कीवर्ड देखने हैं, और एक बार विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड आप जो है उस पैसेज को झटाक से पढ़ दीजिए एक बार, है ना, जिससे आपके दिमाग में कीवर्ड्स फिक्स हो जाए कि यार ये शब्द हमने इस पैसेज में इस जगह पढ़ा है। यहाँ तक आप समझ में आया? ठीक है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका दोस्त आपका भाई है। यदि आप मुझे लगातार रेगुलर देखते हो तो आपके 20 में से 20 क्वेश्चन जो है वो सही होने वाले हैं इंग्लिश के। ठीक है, बट आपको क्या है, थोड़ा कंसंट्रेशन बना के रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि यही वाला पैसेज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट स्ट्रेटजी तो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, रणनीति तो हमारे माइंड में होनी चाहिए कि हमको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। चलिए एक बार मैं पहले प्रश्नों को पढ़ रहा हूं। देखो पहले मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूं। द फ्रेज कैरिड अवे मीन्स, है ना, अभी मुझे कुछ नहीं पता क्या मतलब है क्या नहीं है, छोड़ो। द फ्रेज कैरिड अवे मीन्स, ठीक है, ये मेरा पहला प्रश्न हो गया। टू फॉरगिव एन इंजरी इज रियली ए साइन ऑफ, ठीक है, टू फॉरगिव एन इंजरी, ठीक है। द एक्सप्रेशन पैशन रिफर्स, तो मुझे मेरे कीवर्ड पता लग गए कि मुझे एक तो पैशन वर्ड सर्च करना है, और इन्वर्टेड कॉमास में मुझे दे रखा है टू फॉरगिव एन इंजरी और कैरिड अवे, यानी ये तीन मेरे पास कीवर्ड्स आ गए, और कीवर्ड्स मुझे सर्च करने हैं पैसेज में। पैसेज को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहला प्रश्नों को पढ़िए अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, थोड़ा स्लो वे में समझा रहा हूँ, बट आपको ज्यादा टाइम वहां पे नहीं लेना है। ठीक है, अब आप ये मत कह देना सर तो खुद ही में इसमें 3-4 बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से आप यहाँ समझ सको, है ना। कीवर्ड्स मुझे यहाँ पता लग गए कि ये सारे जो इन्वर्टेड कॉमास में मुझे सर्च करने हैं। अब एक बार मैं सरसरी निगाह से मैं क्या पढ़ लेता हूँ, पूरे पैसेज को रीड कर लेता हूँ एक बार अच्छे तरीके से, और पहचान जाता हूँ कि मुझे ये वर्ड जो है वो कहाँ पे मुझे मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखना। To forgive an injury is often considered to be a sign of weakness. It is really a sign of strength. It is easy to allow oneself to be carried away by resentment and hate into an act of vengeance, but it takes a strong character to restrain those natural passions. पेशेंस तो मुझे यहाँ मिल गया, ठीक है। और सर ये टू फॉरगिव एन इंजरी मुझे यहाँ मिल गया, और कैरिड अवे भी मैंने अभी पढ़ा था, मेरे दिमाग में छपा हुआ है कि प्रश्न में कैरिड अवे है कहीं ना कहीं, कैरिड अवे मुझे ये मिल गया। तीनों कीवर्ड मैंने सर्च कर लिए। इंजरी प्रूव हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर टू द मैन हु रॉन्ग्ड हिमसेल्फ एंड पुट्स द रॉन्ग डूअर टू शेम। अब मैं इसका आपको थोड़ा हिंदी मीनिंग आपको मैं बताता हूँ कि पैसेज का मतलब क्या कह रहा है। टू फॉरगिव एन इंजरी, इंजरी का मतलब क्या है, यदि आपको किसी के द्वारा चोट पहुंचाई गई है, किसी के द्वारा आपको आहत किया गया, हर्ट किया गया है, तो आप उसको क्या कर दो, फॉरगिव कर दो उसको, यानी माफ कर दो। पैसेज का आप समरी यदि मैं आपसे चर्चा करूं, पैसेज की समरी क्या है, पैसेज का सारांश क्या है, पैसेज क्या कहना चाह रहा है। पैसेज ये कहना चाह रहा है कि यदि आपको कोई चोट पहुंचाता है, आपको कोई हानि पहुंचाता है, तो बजाय आप उसे प्रतिशोध लेने के, बजाय आप उससे घृणा करने के, नफरत करने के, आप उसको क्या कर दो, फॉरगिव कर दो, आप उसको माफ कर दो। आप उसको क्या कर दो, माफ कर दो। ये क्या कह रहा है कि किसी को चोट लगने पर माफ करना वो किसका प्रतीक होता है, वीकनेस का प्रतीक होता है, बट इट इज रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन ये अगर रियल में अगर हम बात करें ना, तो किसका प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है भाई। यदि तुमने मुझे चोटिल किया है, तुमने मुझे कोई हानि पहुंचाई है और मैंने तुमको माफ कर दिया, है ना, तो ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरी कमजोरी नहीं है, ये मेरी क्या है, ताकत है। यानी मैंने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाया और मैंने खुद को कंट्रोल किया कि नहीं यार मैं इसको माफ कर देता हूँ, जाने देता हूँ, तो मेरी कमजोरी नहीं है, वो क्या है, मेरी ताकत है। तो यही हमको पैसेज बताना चाह रहा है कि किसी को माफ कर देना, किसी के द्वारा आपको हानि पहुंचाई गई और आपने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया गया, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। चलिए, इट इज इजी टू अलाउ वन सेल्फ टू कैरिड अवे फ्रॉम रेस्टेनमेंट एंड हेट, यानी किसी को कैरिड अवे का मतलब है यानी ले जाना, प्रवाहित करना, बहाकर ले जाना, और किसकी तरफ, कड़वाहट और घृणा की तरफ। यानी किसी भी पर्सन को खुद को यानी कड़वाहट की तरफ और घृणा की तरफ लेकर के जाना, उसके लिए यानी अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, यानी आपको माफ करना है तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यानी कि एक अच्छे चरित्र का आपको निर्माण करना पड़ेगा, और ये ही आपके क्या है, पैशंस है, यही आपके क्या है, पैशन है, यही आपके क्या है, पैशन है। अब पैशन, अब देखो पैशन मुझे वर्ड आया, यानी कि पैशन जो है वो किस लिए रिफर्स किया गया, किसके लिए उपयुक्त हुआ है, तो वो भी हम यहाँ से देखेंगे। द मैन हु फॉरगिव्स एन इंजरी प्रूव्स हिमसेल्फ, यानी कोई व्यक्ति यदि किसी को माफ कर देता है ना, तो ये क्या है, वो अपनी उसकी श्रेष्ठता को बताता है। किसको बताता है, सुपेरियरिटी को बताता है, श्रेष्ठता को बताता है। और जिसने उसके साथ में गलत किया है, जिसने उसके साथ में गलत किया है, उसको क्या फील कराता है, और शेम फील कराता है, यानी उसको शर्मिंदगी फील कराता है। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे दिया, पैसेज की समरी मैंने आपको बता दी।
पैसेज की समरी में मुझे क्या बताया गया है कि यदि आपको कोई व्यक्ति जो है इंजरी पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है, तो आप बजाय उससे बदला लेने के, घृणा करने के, नफरत लेने के, प्रतिशोध करने के बजाय आप उसको क्या कर दो, फॉरगिव कर दो। ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। ऐसा करने से आप श्रेष्ठ बनोगे और जो सामने वाला व्यक्ति है जिसने आपको दुख पहुंचाया है, कष्ट पहुंचाया है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल शेम हो जाएगा, बिल्कुल वह खुद ही ऑटोमेटिकली शर्मिंदा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पैसेज का क्या हो गया, एक समरी टाइप से मैंने आपको बता दिया कि ये पैसेज का आपका अर्थ है। अब मैं प्रश्नों की ओर आपको लेके चलता हूं। द फ्रेज कैरिड अवे मीन्स, यानी जो कैरिड अवे यानी फ्रेज यहाँ पे जो यूज हुआ है, कैरिड अवे जो फ्रेज यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि इट इज इजी टू अलाउ वन सेल्फ टू बी कैरिड अवे, यानी ये खुद को बहुत आसान होता है, यानी किसी की घृणा नफरत की ओर लेकर के जाना, यानी बहाकर लेके जाना, किसी को प्रवाहित करना, यानी ये होगा कैरिड अवे का मतलब है, यानी किसी को बहाकर लेकर जाना, किसी को अपन वो करते हैं। तो देखो टू विन इसका वो होगा क्या आंसर? नहीं, टू विन नहीं होगा। कंटिन्यू इसका आंसर होगा क्या? नहीं। टू बी इन्फ्लुएंस बाय, इन्फ्लुएंस का मतलब है प्रवाहित करना, प्रभावित करना, प्रवाहित नहीं सॉरी प्रभावित करना, किसी को बहा करके ले जाना, किसी को आग में और नफरत में, मतलब उसको प्रतिशोध की भावनाओं की तरफ लेकर के जाना, ये क्या होगा? और टू टेक अवे लेकर के जाना, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? टू बी इन्फ्लुएंस बाय। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। इस तरीके से आपको पैसेज सॉल्व करना है। बताइए यहाँ तक पहला प्रश्न है वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाफट से आप लोग मुझे बताइए कि पैसेज किस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने आपको बता दिया पैसेज सॉल्व करने का ओनली सिंगल वे है। सबसे पहले आप ज्यादा टाइम पैसेज में उलझ जा करना, आप क्वेश्चनों को पढ़ो, उसमें से कीवर्ड चूज करो और उन कीवर्ड को सर्च करो आप पैसेज में, ठीक है। और फिर अब ये भी नहीं है कि लाइन से लाइन नहीं मिलेंगी यहाँ पे, बट आपको थोड़ा अपने माइंड का यूज करना है, सेंस लगाना है आपका, ठीक है। टू फॉरगिव एन इंजरी, टू फॉरगिव एन इंजरी यानी चोट लगने पर आपने फॉरगिव किया, इज रियली ए साइन ऑफ, ये एक्चुअल में साइन क्या है, इसका जो मतलब क्या है? आपको किसी ने चोट पहुंचाई और आपने उसको माफ कर दिया, इसका वास्तव में मतलब क्या है? तो ये लाइन कहीं आई थी क्या? हाँ, ये रही, टू फॉरगिव एन इंजरी कंसीडर टू साइन ऑफ वीकनेस। अब यहाँ पे आप लोग आंसर करके आओगे अगर लाइन से लाइन मिलाओगे कि यार ये किसका साइन है? वीकनेस का साइन है। किसका साइन है? वीकनेस का साइन है। और पहले ऑप्शन में भी हमको वीकनेस दे रखा है, तो आप राइट आंसर क्या करके आओगे कि सर वीकनेस हमारा राइट है और हमारे जो 3 नंबर है वो तो बिल्कुल पक्के हैं। यहाँ पहले लाइन से लाइन हमको मिल गई। ये रहा सर, ये रहा। नहीं बाबू, ये नहीं है, वीकनेस नहीं है। वीकनेस क्यों नहीं है? वो उसका रियल मीनिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? उसका रियली मीनिंग पूछ रहा है। भाई प्रश्न को तो पढ़िए आप लोग, समझ आ रहा है आपको? क्या कह रहा है? टू फॉरगिव एन इंजरी यानी कि आपको किसी ने चोट पहुंचाई, आपने उसको माफ कर दिया, इज रियली ए साइन ऑफ, इसका रियल में मतलब क्या है, ये वास्तविकता में इसका मतलब क्या है, ये पूछना चाह रहा है आपसे वो। अब वास्तव में इसका मतलब क्या है? हमने पढ़ा रियली साइन ऑफ स्ट्रेंथ, वहां ना पढ़ करके दोस्त यहां देखिए रियली ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो व्हाट इज राइट आंसर? स्ट्रेंथ। ये आंसर है क्या? नहीं। पैसिटी आंसर है क्या? नहीं। वीकनेस आंसर है क्या? नहीं। अपने आप पता लग गया, ऑटोमेटिक ही पैसेज ने कह दिया कि ये राइट आंसर है। यदि आपने थोड़ा बहुत भी सेंस लगा करके यूज किया तो आप पैसेज को इजीली सॉल्व कर सकते हो, बट थोड़ा आपको दिमाग में पता होना चाहिए कि यार हमने पैसेज क्या पढ़ा, कीवर्ड हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न को आपको तरीके से पढ़ना है। चलिए 153वें प्रश्न पे हम चलते हैं। हमारे पे 153वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखना। द एक्सप्रेशन पैशंस रिफर्स टू, यानी जो पैशन जो वर्ड है वो यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करता है, किसके लिए व्यक्त हुआ है? पैशन, पैशन जो है वो किसके लिए व्यक्त किया गया है? यहाँ पे देखो पैशन वर्ड हमारा क्या आया? पैशन। ये पैशन से पहले हमारे क्या क्या चीज आई है? ये रहे हमारे पैशन से पहले हमारी चीज आई है, एक तो आया वेंगेंस और हेट, हेट एंड वेगनेस। इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब ये है जो पैशन जो वर्ड है यहाँ पे किसके लिए, एक तो आपकी घृणा के लिए प्रयोग किया गया है और एक मतलब आक्रोश। ये रेस्टेंट का मतलब होता है नाराजगी, आक्रोश, या किसी से आप नफरत करने लग गए, आपके मन में एकदम नाराजगी हो गई उससे, और आप क्या है उससे, वेगनेस का मतलब है प्रतिशोध, बदले की भावना। तो पैशन जो वर्ड है यहाँ पे किसके लिए रिलेट किया गया है? और पैशन जो वर्ड, वैसे तो पैशन का मतलब जुनून होता है, लेकिन यहाँ पे पैशन जो शब्द है वो किसके लिए गया है? एक कड़वाहट के लिए लिया गया है, घृणा के लिए लिया गया है, एक नाराजगी के लिए लिया गया है, दोनों के लिए लिया गया है।
किसके लिए लिया गया है? दोनों के लिए लिया गया है। क्या पैशन जो वर्ड है वो हमारा जो यूज लिया गया है वो इन दोनों वर्ड्स के लिए लिया गया है। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, द हैबिट ऑफ फॉरगिवनेस। अब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो कहेंगे यार इसमें फॉरगिवनेस की बात हो रही है, तो फॉरगिवनेस हमारा राइट आंसर होगा, बट इट इज नॉट राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर नहीं है। सेकंड की तरफ देख के चलना, द फीलिंग ऑफ बिटरनेस। बिटरनेस का मतलब होता है एक तरीके से कड़वाहट। चलो ये हमारा राइट आंसर हो भी सकता है, बिटरनेस, अगर आपको इसका अर्थ पता है। बट यहाँ पे घृणा की भी तो बात की जा रही है, घृणा की भी तो बात की जा रही है, तो दोनों यानी पैशन का मतलब दो चीजों से है, एक तो है बिटरनेस से और एक है हेट से। अब ये हमारा ऑप्शन में है कि नहीं है? ये रहा हेटिंग समवन, ये भी नहीं है। ये रहा हमारा फीलिंग बिटर एंड हेटिंग समवन, यानी जो पैशन शब्द का जो अर्थ है, पैशन जो शब्द यहाँ पे रिफर किया गया है, एक्सप्रेस क्या करता है, यानी कड़वाहट को और किसको? घृणा को, यानी कड़वाहट को और घृणा को यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। कड़वाहट को और किसको? घृणा को वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। बताइए समझ में आया नहीं आया आप लोगों के? क्या कहा मैंने? और एक प्रश्न क्या कह रहा है? द एक्सप्रेशन पैशन रिफर्स टू, यानी जो पैशन जो वर्ड है वो किसके लिए रिफर किया गया है? तो पैशन जो वर्ड है वो हमारा किसके लिए किया गया है? और एक नाराजगी के लिए, घृणा और घृणा के लिए ये रिप्रेजेंट किया गया है। एक कड़वाहट के लिए, बदले की भावना के लिए, प्रतिशोध के लिए जो पैशन है वो यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। हमारे अंदर बिल्कुल ऐसा जुनून सा छा जाता है कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया, मुझे उससे बदला लेना है, मुझे उससे नफरत है, और इसी प्रतिशोध की भावना में हम जलते रहते हैं। तो इसका एक सीधा सा उपाय है, यार इसको माफ कर दो। आप क्या कर दो? माफ कर दीजिए आप उसको। क्यों माफ करना? क्या आपकी वीकनेस नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है। तो बताइए पैसेज आपके समझ में आया नहीं आया? तो एक जो पैसेज है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो टॉपिक है उसका जो आपको एक पैसेज आपको प्री वीएसटीसी की एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। आज की जो हम किसी पर्सनल टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम किसी पर्सनल टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे ग्रामर का कंसेप्ट, पूरी आपकी प्री वीएसटीसी का जो सिलेबस का कंसेप्ट है उसकी चर्चा कर रहे हैं। सारे टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि किस किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। इसलिए ये आपके मॉडल पेपर पहला है, यानी आपकी जो पेपर पैटर्न की पहली क्लास है, मॉडल पेपर की पहली क्लास है ये आपकी। ठीक है, इसके बाद आपको मॉडल पेपर सेकंड मिलेगा, मॉडल पेपर थर्ड, और एग्जाम होते होते हम लगभग 10 से 15 मॉडल पेपर हम क्लियर कर लेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। आपको एकदम इंग्लिश में से, मैं ये कह रहा हूं कि इंग्लिश में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी यदि आप क्लासेस को देख रहे हो। यदि आप जो मैं मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहा हूं आपको, ये मॉडल पेपर ऐसे ही नहीं है। ये मॉडल पेपर क्या है? मॉडल पेपर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न है। मैं ये नहीं कह रहा यही आएगा, बट अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न। क्या ऐसा पेपर पैटर्न आएगा, यदि यहाँ आप 10-15 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपको वहां पेपर में एनालिसिस हो जाएगा। पेपर में आप थोड़े कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार इन चीजों को तो हम पहले करके आए, सर ने हमको सॉल्व करवाई है, तो इसलिए वहां थोड़ी ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक जो आपका प्रश्न है वो कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से आता है, जिसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 151, 52, 53, मतलब यही सीरीज मिलेगी आपको। जो 51, 52, 53 है आपकी, यही सीरीज मिलेगी मोस्टली आपको। ठीक है, चलिए अब हम हमारे अगले प्रश्न पे चलते हैं। समझ में आया आपको नहीं आया? एक जो प्रश्न है आपको कॉम्प्रीहेंशन पैसेज का समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए पढ़ के देखते हैं। हमारे 3 प्रश्न हम पढ़ चुके, 151, 152, 153। 154वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको पढ़ के देखना जरा। विच ऑप्शन कंबाइंस द फॉलोइंग 2 सेंटेंसेस इनकरेक्टली? क्या कहा, यानी इसमें हमको 2 सेंटेंस जोड़े, 2 सेंटेंस हमको जोड़े गए, और यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी इनकरेक्टली सेंटेंस है वो आपको क्या करना है, चूज करना है। देखो लास्ट में जाओ, यानी विच ऑप्शन कंबाइंस, यानी ये मेरा एक सेंटेंस दे दिया, एक नहीं है, यहाँ पे 2 सेंटेंस हैं। ठीक है, इनको कंबाइन करवा रहा है। क्या करवा रहा है? कंबाइन कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो है कनेक्टिव वाला टॉपिक है, यानी दोनों को हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, दोनों को सिंथेसाइज करना है, दोनों को सिंथेसिस करना है, दोनों सेंटेंस का। और दोनों सेंटेंस को सिंथेसिस करने के बाद में, इनको कनेक्टिव से ऐड करने के बाद में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो इनकरेक्टली है। प्रश्न को पढ़िए आप, कौन सा ऐसा है जो हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मीन्स यानी कौन सा हमारा ऐसा सेंटेंस है जो गलत है। पेपर को आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल शांति से। देखिए
एक एक ऑप्शन को मैं पढ़ता चल रहा हूँ, डिटेक्ट करता चलूंगा ये हमारा सही है गलत है। प्रश्न आपको समझ में आ गया ना, प्रश्न क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या हमको आंसर करना है। विच ऑप्शन कंबाइंस, यानी कौन से जो ऑप्शन है जिसको कंबाइन किया गया है, और फॉलोइंग टू सेंटेंसेज इनकरेक्टली, यानी दो सेंटेंस को हमको कंबाइन कर दिया गया है सेंटेंस को। अब कौन सा सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है ये आपको पता लगाना है। चलिए पहले तो पढ़ के देखते हैं हम। ही हैड नो क्वालिफिकेशन, ही हैड नो क्वालिफिकेशन, उसके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके पास में यानी कि कोई भी डिग्री वगैरह नहीं है। ही गॉट द जॉब, फिर भी उसकी जॉब लग गई। अब देखो हमारी शब्द से और हमारे मुंह से क्या लगा, फिर भी ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकला ना। दो सेंटेंस हैं यानी दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, विरोधाभास कर रहे हैं, अपोजिट वो जा रहे हैं। कैसे, ही हैड नो क्वालिफिकेशन, उसके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, कोई भी उसके पास में डिग्री वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जॉब लग गया। तो देखो लेकिन भी हमारे मुंह से निकला, फिर भी हमारे मुंह से निकला, है ना, तो ये ऑटोमेटिक हमारे मुंह से निकल रहे। तो दोनों को जोड़ करके देखेंगे कि कौन सा हमारा सही है, कौन से हमारे दोनों सेंटेंस हमारे कंबाइन होकर के सही रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चलिए, ही हैड नो क्वालिफिकेशन, ही हैड नो क्वालिफिकेशन, उसके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, बट ही गॉट द जॉब, लेकिन फिर भी उसको जॉब मिल गई। सही है भाई, ही हैड नो क्वालिफिकेशन बट ही गॉट द जॉब, यानी उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी उसको जॉब मिल गई, नौकरी मिल गई। चलो ये हमारा राइट आंसर है। ये अरे प्रश्न का राइट आंसर नहीं है, मतलब इसको मैं कर देता हूं, नहीं आप लोग इसको राइट आंसर मानेंगे। इसका मतलब है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, करेक्ट है। सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। चलो इसको पढ़ के देखते हैं। He had no qualification and he got the job, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और उसे जॉब मिल गई। बताओ दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हो रहे हैं क्या, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठ रहे हैं क्या? ये तो नहीं बैठ रहा क्या यार, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और उसे जॉब मिल गई। बताइए, आपको ऑटोमेटिक पता लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा कि उसके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है और उसकी जॉब लग गई। और की जगह हम क्या यूज करते हैं, हमारे मुंह से ऑटोमेटिक क्या निकलता है कि उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी उसकी जॉब लग गई, लेकिन उसकी जॉब लग गई। तो यार इसमें थोड़ी मुझे यार इनकरेक्टली सी फील हो रहा है मुझे कि दूसरा मेरा गलत हो सकता है। पेंडिंग करो, इसको स्किप करो, अभी तीसरे पे चलते हैं, जरा देखें। ही हैड नो क्वालिफिकेशन, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, हाउ एवर ही गॉट द जॉब, फिर भी उसकी जॉब लग गई। है ना, उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, हाउ एवर ही, फिर भी उसकी क्या लग गई, जॉब लग गई। भाई साहब क्या लग गई, उसकी जॉब लग गई। तो ये भी हमारा सही है। ही हैड नो क्वालिफिकेशन नेवरदलेस ही गॉट द जॉब, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इसके बावजूद भी उसकी क्या लग गई, जॉब लग गई। भाई तीनों मेरे सेंटेंस करेक्ट हैं, और ये जो है ना, ये जो तीनों सेंटेंस है वो किसकी हो रहे हैं, करेक्ट की तरफ है। किसकी तरफ है, करेक्ट, यानी इसको जो है वो सही रिलेट कर रहा है। बट ही हैड नो क्वालिफिकेशन एंड कनेक्टिव यहाँ पे ये ऐड कर रहा है, जो ये इनके दोनों की कॉन्ट्रास्ट को अच्छी तरीके से नहीं समझा पा रहा है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये, यानी ये हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। बताइए किस किस को समझ में आ गया, बिल्कुल आप कमेंट में थम्स अप कीजिए कि सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 155 पे। आई रीड द बुक ए नंबर ऑफ टाइम्स, अरे ये किससे है, रीडिंग वॉज रीडिंग, ये कहीं टेंस का तो नहीं है? बिल्कुल दोस्तों ये किसका है, टेंस से रिलेटेड है, टेंस से रिलेटेड है। टेंस से रिलेटेड में भी हम उसको कौन सा नाम देते हैं अपन, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या देते हैं हम, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमको भरनी है। अब इसको पढ़िए, आई रीड ब्लैंक रीड द बुक्स ए नंबर ऑफ टाइम्स, मुझे यहाँ से पता लगेगा, यहाँ से मुझे एनालिसिस होगा, ए नंबर ऑफ टाइम्स, यानी जो आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैं उन किताबों को पहले पढ़ चुका हूँ। अरे चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हूँ, ये मेरे मुंह से ध्वनि निकली। आई रीड द बुक्स ए नंबर ऑफ टाइम्स, यानी मैं उन किताबों को इन किताबों को पहले पढ़ चुका हूं। क्या चुका हूं, चुका हूं, तो ऑटोमेटिक मेरे मुंह से चुका हूं की ध्वनि निकली, और चुका हूं कौन सा टेंस होता है मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगती है हमारी, हैज, हैव प्लस बी थर्ड लगती है।
ये तो सर मुझे पता है, इतना मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जैसे मुझे टेंस बताया गया। सर आपने टेंस बहुत अच्छे से क्लियर करवाए हुए हैं, मैंने पूरी वीडियो आपकी देखी है टेंस की और अच्छे से मैं समझ चुका हूं और मुझे इतना पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज है प्लस बी3 आएगा। अभी मैंने ऑप्शन को छेड़ा ही नहीं है। चलिए अब देखते चलते हैं। आई रीड द बुक्स ए नंबर ऑफ टाइम, मैं इन किताबों को कई बार पढ़ चुका हूँ, कई बार मैं इनको पढ़ चुका हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स यानी बहुत बार मैं इनको कई बार इन पुस्तकों को पढ़ चुका हूँ, पहले इन किताबों को पढ़ चुका हूँ, कई बार इन किताबों को पढ़ चुका हूँ। हैज ए प्लस बी3, अब इसमें देख लो आप, हैज ए प्लस बी3 खा रही है। रीडिंग नॉट राइट आंसर, वॉज रीड नहीं है। हैव रीड स्किप करो, रीड होगा कि नहीं है, हैव रीड। अब हैव रीड को भी पहचान लो, आई के साथ में हैज एम में से क्या आता है, हैव आता है और रीड तो रीड रहेगा। आई हैव रीड द बुक्स ए नंबर ऑफ टाइम, मैं इस किताब को कई बार पढ़ चुका हूं, नंबर ऑफ टाइम, पहले भी कई समय इस किताब को मैं पढ़ चुका हूं। बताइए चीजें सरल है या नहीं है, बस सब कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, एक प्रॉपर गाइडर के ऊपर, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं और आपकी कंटिन्यूटी के ऊपर, कंसंट्रेशन के ऊपर, सारी चीजें वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से चीजों को समझ पा रहे हो, आपका नजरिया कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है क्वेश्चन को पढ़ते समय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आई होप आपको दोनों प्रश्न कंप्लीट क्लियर हो गए होंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एंटोनिम। सर कई कल की लाइव क्लास में भी आपने इनकी चर्चा की थी, एंटोनिम्स की। एंटोनिम अपोजिट। सर इनका कोई इलाज है क्या? इनका इलाज एक ही है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए, ये आपका एक सॉल्यूशन है। मैं आपको कह दूं कि ये आएंगे, मैं आपको एक पीडीएफ दे दूं 1000 उनकी, भाई कोई गारंटी नहीं है कि उनमें से आए, बट हाँ ये है कि आपको एनालिसिस हो जाएगा, आप याद कर पाएंगे, आपका माइंड डेवलप हो जाएगा तो आप आंसर कर पाओगे। आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एंटोनिम फॉर एबहॉर। क्या कह रहा है? एबहॉर। अब एबहॉर का मतलब होता है घृणा करना, घृणा करना। अब इतना बच्चों को पता लगा घृणा करना होता है और तुरंत उसके दिमाग में पहला वर्ड आता है हेट। क्या आता है? हेट। और इसमें भी वो देखता है हेट, ये मिल गया गुरुजी मेरा आंसर, हेट। ये राइट आंसर होगा क्या? नहीं। क्या कह रहा है वो? एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट ब्लॉम शब्द पूछ रहा है। एबहॉर का मतलब होता है घृणा करना। एबहॉर का मतलब क्या होता है? घृणा करना होता है। बट आपसे अपोजिट पूछा गया है दोस्तों, आपसे पूछा गया है अपोजिट, तो आप यहाँ पे अपोजिट चूज करेंगे, ना कि ये तो सिमिलर हो गए। अब देखो डिटेस्ट और हेट और लोथ ये सारे क्या है? सिमिलर है, यानी क्या है? सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, हाँ, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। करेक्ट सेंटेंस आपको चूज करना है, देखो वही पहले भी हमने किया था। हाँ, ही इज गोइंग टू पुणे। अब दोनों वाक्यों को फिर से हमको सिंथेसिस करना है, दोनों वाक्यों को एक करना है, दोनों का सेंस हमको पता मिलना चाहिए। चलिए देखो, ही इज गोइंग टू पुणे, वह पुणे जा रहा है, एक सेंटेंस हो गया। ही विल स्टार्ट बिजनेस देयर, और वह वहां पे क्या स्टार्ट करेगा? बिजनेस स्टार्ट करेगा। यानी वह एक तो पुणे जा रहा है और वहां बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब मुझे दोनों को क्या करना है? कंबाइन करना है, और कंबाइन करके मुझे क्या बनाना है? एक सेंटेंस तैयार करना है। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन को पता लगा रहा हूं और प्रश्न को पढ़िए। यहाँ पे कहीं इनकरेक्ट नहीं ढूंढना, मुझे यहाँ पे करेक्ट ढूंढना है कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। ठीक है, चलिए, ही इज गोइंग टू पुणे, ही इज गोइंग टू पुणे एंड ही विल स्टार्ट बिजनेस देयर, यानी वह पुणे जा रहा है और ही विल स्टार्ट बिजनेस देयर, मतलब थोड़ा सार्थक सा नहीं बैठ रहा है। ठीक है, दूसरे को पढ़ें, व्हेन ही गोज टू पुणे, यानी जब वह पुणे जाए गोज मतलब जाता है, देयर ही विल स्टार्ट बिजनेस, तब वहां पे बिजनेस स्टार्ट करेगा, नहीं बैठ रहा।
यहाँ पे देखिए गोइंग टू पुणे यानी पुणे जाते हुए ही विल स्टार्ट देयर बिजनेस, उसके माइंड में पहले ही सेट है कि यार मैं जाऊंगा वहां बिजनेस सेट करूंगा, यानी इसका मतलब है बिल्कुल डेफिनेट है, यानी 2+B1। ये आपका ऑप्शन होगा। ये तीसरा वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ही विल स्टार्ट देयर बिजनेस, हाँ गोइंग टू पुणे ही विल स्टार्ट देयर बिजनेस, ये भी हमारा गलत है। इसको देखिए पढ़े, ही इज गोइंग टू पुणे, वह पुणे जा रहा है टू स्टार्ट बिजनेस देयर, और वहां पे वो क्या करेगा, बिजनेस स्टार्ट करेगा, बिल्कुल डेफिनेट है, बिल्कुल कंफर्म है। तो यहाँ पे टू के साथ में क्या दे दी गई मुझे, वर्ब की क्या दे दी गई, फर्स्ट फॉर्म दे दी गई, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा मेरा, चौथा जो है वो मेरा क्या है, राइट आंसर है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए आगे देखते हैं। फिल अप द ब्लैंक, आपको ब्लैंक भरना है। फिर दोबारा से मेरे सामने पता लग गया कि ये मेरे क्या है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब मुझे दे दी गई है, यानी कि प्रश्न पूछा गया है मेरा किससे आ रहा है, ये टेंस से। प्रश्न किससे पूछा जा रहा है, टेंस से। अब मैं इसको पढ़ के देख रहा हूँ, देखो प्लूटार्च लाइव्स एंड इंटरेस्टिंग बुक, ये किसी किताब का नाम है और एक इंटरेस्टिंग किताब है, ठीक है। अब आप यदि थोड़ा सा भी सेंस लगा लोगे, यार किताब तो एक ही है, इनको एस वगैरह को छोड़ करके इनको प्लूरल मत मानो, ये जो है एक किसका नेम है, ये एक बुक का नेम है, किसका नेम है, ये बुक का नेम है, यानी एक बुक है। इसका मतलब इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी, कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। बट दैट फिनिश, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब आप देख लो प्लूटार्च लाइव्स एंड इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, यानी प्लूटार्च लाइव्स है वो एक अच्छी मनोरंजन किताब है। इज बात कर रहा है प्रेजेंट की, तो इज, ठीक है। आर और वर्ड तो वैसे ही नहीं आ सकते, प्लूरल है, वॉज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो पास्ट की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, यानी प्लूटार्च लिव्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक। आई समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ ऑफ्टन डू यू योर हेयर, अब तो भाई देख लो टेंस के हमारे 3 प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है। अब देख लो 9 नंबर के आपको, यानी कि 2 से 3 प्रश्न आपको टेंस से आने वाले हैं। इसका मतलब जो मेन रोल है वो आपका टेंस का रहने वाला है। किसका रहने वाला है, टेंस का रहने वाला है। आप देख सकते हो 9 नंबर के हमारे टेंस हो गए और 9 नंबर के हमारे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हो गया, यानी एक प्रश्न हमारा पैसेज का, उससे 3 पूछे गए और 3 हमारे लगभग, कोई जरूरी नहीं है बट 2 से 3 प्रश्न तो आने आने भाई टेंस से। देखिए हाउ ऑफ्टन डू यू, मुझे सीधा सीधा पता लग गया, मुझे कुछ बेफालतू की पपून पालने की जरूरत ही नहीं है भाई। डू और डज, डू डज किसकी है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। क्या लगाऊंगा इनके साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तुम कहोगे सर ऐसे ही एस भी तो लगता है, ऐसे ही एस नहीं लगता मेरे दोस्तों, ऐसे ही एस तब लगता है जब हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। कौन सा, सिंपल। यहाँ पे क्या दे रखा है, हाउ ऑफ्टन डू यू, है ना, योर हेयर, यानी आपको क्या दे रखा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला सेंटेंस दे रखा है। तो डू यू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना। डू देखो ये आर वगैरह तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो डू दे रखा है, हैज नहीं आ सकता, सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, तो बची क्या हमारे पास, वॉज बची, क्या बची, वॉज बची। देखो कितना सरल है, कितना इजी है, कितना सिंपल है, बिल्कुल देखते ही प्रश्न चुटकियों में हल हो रहे हैं आपसे, बिल्कुल ही। यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है, पूरे ग्रामर के रूल्स आपके क्लियर हैं और माइंड आपका थोड़ा एक्टिव है, माइंड से धूल हटी हुई है, कई सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए, उनके बाद हमको सारी चीजें पता लग रहा है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए देखो सिलेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने क्लियर करे ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने क्लियर करे। सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, यानी ये जो पूरा सेंटेंस है इसके लिए हमको क्या बनाना है, वन वर्ड बताना है। अब वन वर्ड हम तब करेंगे जब हमको क्या पता होगा, इसका हिंदी मीनिंग पता होगा पूरे सेंटेंस का। मैंने आपसे बोला ए पर्सन हु गोज टू टेम्पल डेली, ठीक है, मतलब एक पर्सन है वो जो मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए, वो क्या करने के लिए जा रहा है, वर्शिप, यानी पूजा करने के लिए जा रहा है। ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, क्या होगा, डम्ब होगा आपका, ठीक है। तो एक कंप्लीट सेंटेंस उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, ओनली एक सिंगल वर्ड से, वन वर्ड से, वो हमारा होता है वन वर्ड। चलिए वन हु इज एंगेज इन चैरिटेबल वर्क, चैरिटेबल वर्क का मतलब होता है आपका
एक पर्सन जो क्या करता है, हमेशा परोपकारी कार्य करता है। कौन से कार्य करता है? परोपकारी कार्य करता है। परोपकारी कार्य करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो हमारा क्या कहलाता है? अभी चार हमारे सामने दे रखे हैं, प्रोपेट, फिलेंथ्रोपिस्ट, प्रोपेगेटर और फिलोसफर, ये हमको दे रखे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यानी प्रोपेट का मतलब होता है कोई पैगंबर वगैरह होते हैं ना अपन के, वो। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है आपका जो परोपकार के कार्य करता है। सर वो आंसर यही है, तो आप क्यों बता रहे हो आगे? और प्रोपगेटर का मतलब होता है आपका प्रचारक, और फिलोसफर का मतलब होता है आपका दार्शनिक। राइट आंसर कौन सा होगा? फिलंथ्रोपिस्ट। राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड हमारा राइट आंसर होगा, वन हु इज एंगेज इन ए चैरिटेबल वर्क, यानी जो क्या करता है, हमेशा परोपकारी कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? परोपकारवादी कहलाता है। और फिलंथ्रोपिस्ट उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। आया समझ में? याद रख लेंगे ना कि फिलंथ्रोपिस्ट हमारा क्या होता है? जो चैरिटेबल वर्क करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्पेलिंग? करेक्ट स्पेलिंग क्या कह रहा है आपको? करेक्ट स्पेलिंग। ऐसे ही प्रश्न आएंगे लाडलो, वोकैब से आपके प्रश्न आएंगे, और इन्हीं प्रश्नों में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं बच्चे की क्या करें। इस स्पेलिंग को दोबारा मॉडिफाई करता हूं मैं, ये हाँ देखो, ये आपके चार ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि इनमें से कौन से वर्ड है जिनकी करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि तीन तो इसमें क्या होंगे? हमारे इनकरेक्ट होंगे। तीन स्पेलिंग हमारी कैसी होंगी? इनकरेक्ट है। तीन स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट है, और एक स्पेलिंग हमारी क्या होगी? करेक्ट होगी। एक स्पेलिंग क्या होगी हमारी? करेक्ट होगी। वो उनको हमको पहचानना है। अब देखिए, ओक्योर, ओक्योर में भाई साहब डबल सी आते हैं, ये हमको पता है, OCCUR। ओकर, ओकर का माने घटित होना। ठीक है, और परमिटेड, परमिटेड का मतलब होता है अनुमति, बिल्कुल सही है। इसमें क्या आता है? एक एम आता है और एक आई आता है, डबल टी आता है, PERAMI परमिटेड हमारी बिल्कुल सही है। तो ये हमको सेकंड पे पता लग गया कि ये हमारी राइट स्पेलिंग है। BENIFET नहीं होता, ये होता है BENEFIT, बेनिफिट यानी फायदा। ठीक है, और कंट्रोलर, कंट्रोलर में क्या आता है? कंट्रोलर की राइट स्पेलिंग क्या होती है? इसमें डबल एल आता है, CONTROLLER, कंट्रोलर मतलब नियंत्रक। बताइए समझ में आया नहीं आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि इसमें से, यानी कि जो आपको फॉलोइंग नीचे जो दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी? तो राइट आंसर कौन सा? हमारा परमिटेड जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ओक्योर की गलत है, क्योंकि इसमें डबल सी आता है। और बेनिफिट की क्या होती है? BENIFIT नहीं होकर के BENEFIT होती है। और कंट्रोलर में क्या आता है? डबल एल आता है, CONTROLLER, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड? देखो दोनों प्रश्नों को देखो, ऐसे प्रश्न आते हैं आपको कि इनको अपन बोलते हैं यानी मिसस्पेल्ड वर्ड्स, यानी कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, कौन सी स्पेलिंग सही है। बट प्रश्न को आपको तरीका समझना है, प्रश्न को आपको समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। देखो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्पेलिंग, यानी इसमें से तो हमसे क्या पूछे? करेक्ट स्पेलिंग पूछिए। इसका मतलब तीन हमारी स्पेलिंग गलत है, एक करेक्ट है। इस प्रश्न को देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो रॉन्गली स्पेल्ड लिखा गया है, रॉन्ग लिखा गया है, यानी इसका मतलब उसमें से तीन सही है, एक को गलत लिखा गया है। प्रश्नों को पढ़ने का तरीका समझ लो, प्रश्न को समझ लो कि उसमें पूछा क्या जा रहा है। कहीं यानी रॉन्गली स्पेल्ड यानी कि क्या पूछ रहा है, कहीं उल्ट सुल्ट वैसे तुक्का दे दो। ठीक है, यहाँ पे हमसे करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है, और यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है? रॉन्गली स्पेल्ड, यानी गलत कौन सी स्पेलिंग लिखी गई है। चलिए देखते हैं हम, ACCUSTOM, एक्स्टम, एक्स्टम बिल्कुल हमारी सही स्पेलिंग है, जिसका मतलब होता है आदि होना, अभ्यस्त होना। ठीक है, और COLLOQIL बिल्कुल, ये भी हमारी बिल्कुल सही स्पेलिंग है, कॉलिक्यूल भी हमारी सही स्पेलिंग है। और IRRELAVANT, यार इसमें थोड़ी मुझे चलो इसको छोड़ो, कौन साइंस को देखें, CONSCNC बिल्कुल सही है, कौन सा अंतरात्मा, ये हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है,
इसको बात करें हम एक्विस्टम, एक्विस्टम हमारी बिल्कुल सही है। एक्विस्टम का मतलब क्या होता है, ओ सॉरी, AWCUSTOM, बिल्कुल हमारी सही है। एक्विस्टम जो स्पेलिंग है वो भी हमारी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है, आदि, अभ्यस्त होना। लिख ही देता हूं मैं, चलो। इसका मतलब होता है आदि, यानी किसी काम में हम क्या हो गए, आदि हो गए, किसी काम के अभ्यस्त हो गए। कॉलिक्यूल किसको बोलते हैं हम, नॉर्मल जो हम बातचीत करते हैं, यानी जो सामान्य बातचीत जो होती है उसको हम बोलते हैं कॉलिक्यूल। कौन साइंस को हम बोलते हैं अंतरात्मा। ठीक है, हिंदी में कोई मिस्टेक हो तो देख लेना भाई, है ना। लेकिन ये IRRE इररिलेवेंट का मतलब होता है प्रतिबंधित। बट यहाँ पे ये क्या है, इसकी स्पेलिंग गलत है। अब मैंने राइट लिखा है तो ये नहीं है, राइट है ये। यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन राइट है। यहाँ पे क्यों, इसकी जो स्पेलिंग क्या होगी वो होगी, देखो आई, यहाँ पे ई आएगा, IRREL, ई आएगा, ए की जगह ई आएगा, और शेष यूं का त्यों आएगा। पूछा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कौन सी स्पेलिंग है वो रॉन्ग लिखी गई है। तो IRREL, ए की जगह क्या आएगा मेरे साथियों, ए की जगह आएगा यहाँ पे ई आएगा, ए की जगह क्या आएगा यहाँ पे ई आएगा। तो ये हमारी गलत है, बाकी की तीनों स्पेलिंग हमारी सही है। इज दैट क्लियर, आगे चलें, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। बिल्कुल, देखो मैं फिर कह रहा हूं, प्रश्न को ध्यान से कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो आप राइट आंसर दे पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सा ऑप्शन है वो हमारा, यानी कौन सा जो ये प्रश्न है हमारा वो सही नहीं है। यानी आपको रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो हमारे 4 सेंटेंस दे रखे हैं इनमें से एक सेंटेंस है वो हमारा गलत है। चलिए देखते चलते हैं। बी हैड स्वम अक्रॉस द रिवर बिफोर द सनसेट, बिल्कुल सही है, यानी ये मुझे हेड के बाद में B3 दे रखी है, ये मेरा सही सेंटेंस है। चलिए, द बस वॉज हायर्ड बाई द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक, इसमें मुझे थोड़े प्रॉब्लम सी लग रही है कि जो बस है वो हायर की गई लेडीज के द्वारा फॉर इट्स पिकनिक। यहाँ पे मुझे इट्स में थोड़ी मिस्टेक सी लग रही है, इट्स तो निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज में किया जाता है। ठीक है, चलो इसको अभी स्किप कर दे। आवर कंट्री नीड्स ए नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डेवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स, बिल्कुल बिल्कुल सही है, लीडर्स आ रहा है कंट्री के हिसाब से, नंबर के हिसाब से लीडर्स आ रहा है। ठीक है, एट लास्ट ही वॉज मैरिड, मैरिड के बाद में हमारा टू प्रपोजिशन आता है, बिल्कुल ये हमारे तीनों सेंटेंस करेक्ट हैं। इसमें द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक, ये वाला मेरा सेंटेंस गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। इट्स ना आएगा यहाँ पे, इट्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेडीज के द्वारा, और लेडीज हमारी प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल ही प्रोनाउन आएगा, यानी कि द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर देयर पिकनिक, फॉर देयर पिकनिक, यानी ये वाला जो सेंटेंस है वो हमारा क्या करेक्ट नहीं है, यानी ये वाला सेंटेंस है वो मेरा कैसा है, इनकरेक्ट है। ये वाला मेरा सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है। अब करेक्ट क्या होगा, करेक्ट इसका ऐसे होगा, देखिए देखो, द बस was hired by the ladies for their पिकनिक। तो मिस्टेक कहाँ थी हमारी, देयर में थी, और ये होगा हमारा। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंसेस, बिल्कुल ये हमारा फिर दोबारा से टेंस का प्रश्न आ गया है ना। अब देखो, बिल्कुल बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे, आंसर आप लोग करेंगे। मुझे माय फ्रेंड, ये दे दिया मुझे हेट रीडिंग, मेरा जो फ्रेंड है वो नफरत करता है रीडिंग पढ़ने से, बट लेकिन लव टू गो टू द मूवीज, लेकिन वो मूवीज जाना बहुत पसंद करता है। क्या बता रहा है, उसकी जनरल हैबिट बता रहा है, उसकी एक सामान्यतः आदत बता रहा है, एक हैबिट बता रहा है, उसका नेचर वो बता रहा है। तो इसका मतलब ये सारे जो काम है वो किसमें किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी कोई जनरल बात बताई जाती है, और यानी किसी की हैबिट बताई जाती है, और किसी की जो नॉर्मल बात बताई जाती है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। अब इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की देख लो, माय फ्रेंड सिंगुलर है और ये भी हमारा सिंपल है, तो हेट के साथ में एस ये एस आएगा, तो हेट के साथ में एस ये एस देखते हैं। अभी ऑप्शन नहीं देख रहे, हम डायरेक्ट भर रहे हैं, हेट्स आ गया। ठीक है, इधर वही की बात है,
और वो लव की जगह क्या आ जाएगा, लव्स आ जाएगा, क्या जाएगा, एस लग जाएगा, लव्स लग जाएगा। अब ये हमारे ऑप्शन में देखो है क्या, हेटेड इज लविंग, ये हमारा नहीं है, और हेटिंग लव्स ये नहीं है, हिट्स है और लव्स है, ये हमारा राइट आंसर है, और ये भी हमारा नहीं होगा। बताइए समझ में आया नहीं आया। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जब हमारा सिंपल होता है, क्या होता है, जब हमारा सिंपल सेंटेंस होता है तो हमको सिंगुलर के साथ में, यानी जो भी हमारी वर्ब होती है वो वर्ब के साथ में हमारी क्या लगती है, एस या ई एस लगता है। वर्ब के साथ में हमारा क्या लगता है, एस या ई एस लगता है, ये हमको पता ही है। उसके अकॉर्डिंग हमने हिट्स और लव्स भर दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं, चूज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर का क्या करना है, चयन करना है आपको। सी वॉज टू एरोगेंट टू एपोलाइज, सी वॉज टू एरोगेंट, ये आपसे ट्रांसफॉर्म करवा रहा है, ध्यान रखना ट्रांसफॉर्मेशन वाला है ये। सी वॉज टू एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, और एपोलाइज का मतलब होता है माफी मांगना। सी वॉज टू एरोगेंट, वह इतनी घमंडी है, टू एपोलाइज की वो माफी मांगे, मतलब वो इतनी घमंडी है कि वो माफी नहीं मांग सकती है। तो यानी कि टू और टू इनको मुझे चेंज करना है, तो आप लोग याद रखेंगे, एक मिनट रुको मैं इसको रफ करता हूं। देखो सी वॉज टू एरोगेंट, अब देखो टू कंसेप्ट समझना, और टू, इनको जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो टू को हम बदल देते हैं सो में, और जो टू है उसको हम बदल देते हैं दैट में। किस में बदल देते हैं, दैट में। टू को बदलते हैं सो में, टू को बदलते हैं दैट में। लेकिन इसमें दैट के साथ में, लेकिन इसमें दैट के साथ में अपन क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस वुड, सब्जेक्ट प्लस वर्ड लगाते हैं। और देखो ऑप्शन के थ्रू देखें, शी वॉज नॉट सो एरोगेंट दैट शी वुड नॉट एपोलाइज, वह इतनी घमंडी नहीं है कि वह क्या है, माफी नहीं मांग सकती, वह इतनी घमंडी नहीं है, माफी नहीं मांग सकती। ये हमारा सेंस निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा। सेंस तो हमारा ये निकलना चाहिए, शी वॉज टू एरोगेंट, वह बहुत घमंडी है, टू एपोलाइज की वो माफी मांगने में, कि वो माफी मांगे, वह इतनी घमंडी है कि वह माफी मांगे, ठीक है। शी वॉज सो एरोगेंट दैट कैन नॉट एप्लाई, वह इतनी घमंडी है कि वह माफी नहीं मांग सकती, ये हमारा सेंस निकल रहा है क्या, नहीं। तीसरा देखो, सी वॉज सो एरोगेंट, सी वॉज सो एरोगेंट दैट, सी वॉज सो एरोगेंट दैट शी वुड नॉट एपोलाइज, समझ रहे हो, वह इतनी घमंडी है कि वह माफी नहीं मांग सकती। भाई ये जो है ये वाला फिट हो रहा है इसमें, कि सी वॉज टू एरोगेंट, वह इतनी घमंडी है टू एपोलाइज, माफी मांगने में, वह इतनी घमंडी है कि माफी मांगे। तो इसका मतलब ये निकल रहा है, सी वॉज सो एरोगेंट, कि वह इतनी ज्यादा घमंडी है, दैट शी वुड नॉट एपोलाइज, कि वह माफी नहीं मांग सकती। बताइए सेंस निकल रहा है नहीं निकल रहा। और लास्ट वाला, सी वॉज नॉट टू एरोगेंट टू अप्लाई, वह इतनी घमंडी नहीं है कि माफी मांगे, है ना। तो ये है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 7वें पे देखना, विच ऑफ द ऑप्शन इज सिनोनिम फॉर फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है त्यागना। अब आपको देखना है इसका सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची। देखिए, फेवर यानी पक्ष में, सफिशिएंट यानी सपाट, कांस्टेंट मतलब यानी सीमित, ठीक है। और अबेंडन, अबेंडन माने होता है त्याग करना। तो सीधा पता लग गया हमको, फोरसेक का क्या होगा, अबेंडन। एंड राइट आंसर कौन सा हमारा, अबेंडन। अगले प्रश्न पे चलिए, आई एंजॉय रीडिंग बुक यू गेव मी, ए एंड द आर्टिकल पूछ रहा है हमसे, क्या 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 पूछ रहा है, आर्टिकल, क्या पूछ रहा है हमसे, आर्टिकल पूछ रहा है। और आर्टिकल मुझे पता है डेफिनेट और इंडेफिनेट होते हैं। इंडेफिनेट एन का यूज कब किया जाता है, जब कोई चीज इंडेफिनेट है, अनिश्चित है, ठीक है। और डेफिनेट का कब करते हैं, जब कोई चीज हमारे सामने डेफिनेट हो जाती है। अब देखो यहाँ पे कई सारे जो स्टूडेंट है वो क्या करके आएंगे, बी डबल ओ के, यानी बुक, और बी, और ये देखेंगे बी, बी है हमारा क्या, कॉन्सोनेंट, बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट। और गुरु ने बताई जहां कॉन्सोनेंट आवे और वहां पे क्या लगामे, ए लगामे, ठीक है। चलो ए हमने भर दियो, गलत हो जाएगा भाई साहब, 3 नंबर उड़ जाएंगे आपके, याद रखना। थोड़ा प्रश्न को समझिए, ए नहीं आएगा यहाँ पे, बुक को देख करके जल्दबाजी मत करो, ए मत लगाओ, पढ़ो। आई एंजॉय रीडिंग, यानी मैंने क्या किया, किताब का बहुत आनंद लिया। बुक यू गेव मी,
जो किताब तुमने मुझे दी थी ना, मैंने उस किताब को बहुत आनंद लिया, पढ़ने में मुझे बहुत मजा आया और मैंने बहुत आनंद के साथ में उस किताब को पढ़ा। यानी डेफिनेट हो गई कोई चीज, जो किताब एक निश्चित किताब की बात की जा रही है, यहाँ पे क्या की जा रही है, ये बुक की बात की जा रही है, वो कैसी है, डेफिनेट है। कैसी है, डेफिनेट है। यानी जो किताब तुमने मुझे दी थी ना, उसको मैंने खूब एंजॉय के तरीके से पढ़ा, यानी डेफिनेट हो गई। तो क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलिए। फिल इन द ब्लैंक्स। ही किल्ड 2 बर्ड्स, उसने यानी कि दो पक्षियों को मारा विद 1 शॉट, यानी एक तीर से उसने 2 को मारा, के साथ आ रहा है, यानी विद। ठीक है, कौन सा प्रपोजिशन लगेगा, विद लगेगा। इन, एट, जस्ट, इन, ये कोई सा नहीं लगेगा, क्या लगेगा, विद लगेगा। विद मतलब साथ, यानी उसने किल्ड यानी मारा 2 पक्षियों को विद 1 शॉट, यानी 2 शॉट के साथ में। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखना। हाँ, विच इज ए करेक्ट सेंटेंस, विच इज ए करेक्ट सेंटेंस। आपको पता लग गया होगा मेरे दोस्त कि अब आपको कौन से सेक्शन से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, यानी अधिकतर जो प्रश्न आपके टेंस से हैं, वोकैब से हैं, और कॉम्प्रिहेंशन है आपका, और सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह, ये आपको पता लग रहा होगा। करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस की आपसे बात की जा रही है। ठीक है, चलिए, करेक्ट पहचानना है हमको। आई वर्कड हार्ड, दैट फेल्स। आई वर्कड हार्ड, दैट फेल्स। यार पहचान नहीं आ रहा, कोई सेंस ही नहीं लग रहा भाई। इधर तो 20 सेकंड यूज कर दी है और इधर वर्क की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दी, इधर पास्ट में छोड़ो, गलत है भाई साहब। फेलियर रिजल्टेड बाय वर्किंग लॉन्ग, नो सेंस, छोड़ो। सी एंड हर मदर इज लेट, भाई एंड भी लग रहा है और 2 से जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे 2 जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे हमारी सिंगुलर वर्ब ले रखी है, ये खां की बात हुई भाई साहब, छोड़ो इसको। 3 गलत लगे, बचा कौन सा, राइट है हमारा। सी एज वेल एज हर ब्रदर इज लेट, बिल्कुल हमारा सही है। यानी कि जब हमारे 2 सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, एलोंग विद के साथ में जुड़े हों, तो हमेशा जो वर्ब आएगी ना, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, उससे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नहीं, जब 2 सब्जेक्ट हमारे एज वेल एज, एलोंग विद, इनके साथ में आगे हमारे जुड़े रहते हैं, तो इनसे पहले यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है, यानी जो पहला जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अब यहाँ देखना, एज वेल एज सी, इसके हिसाब से एज आ रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक है, चलिए अगले पे चलिए। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, वेरी सिंपल प्रश्न है, आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, यानी अंडरलाइन, इसके ऊपर अंडरलाइन है हमारी। ठीक है, आपको जो अंडरलाइन वर्ड है उसको बारे में पहचानना है। राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, राम क्या है, और यहाँ पे दोबारा राम क्यों यूज नहीं किया मैंने, बताइए। राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल, खां की बैठती, तभी तो हमारे नाउन प्रोनाउन पढ़े गए, यानी नाउन के स्थान पे जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। तो राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, तो ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। ही क्या है, हमारा प्रोनाउन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अपन की इस क्लास का। तो ये आपके हुए आज के प्रश्न हुए मेरे दोस्तों, क्या हुए आज के, ये आपके प्रश्न हुए। ठीक है, तो आज की जो कैसा रहा आपका मॉडल पेपर फर्स्ट, बिल्कुल मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे कि कितने प्रश्न आपको आते थे और कितने आपको नहीं आते थे, आपको क्या चीज सीखने को मिली, और आप लोगों को कंप्लीट एनालिसिस हुआ है नहीं हुआ कि कितने प्रश्न हमको आते हैं, किस तरीके से हमारा पेपर पैटर्न आएगा रेगुलर। जबकि अब तक प्री बीएसटीसी नहीं होगी, शिक्षा सोपान परिवार आपके बिल्कुल साथ खड़ा है, रेगुलर आपके लिए क्लास लेकर के आएगा, बिल्कुल आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करवाएगा, लाइव क्लासेस भी लेकर के आएंगे, और मॉडल पेपर भी आपके लिए चलाए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में हमारी क्लासें लेनी है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ में आपको उसको जरूर शेयर करना है। बस ये छोटा सा आपसे हमारा निवेदन हर बार रहता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।